वेलकम। रिवीजन लेक्चर की इस श्रृंखला में इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत आज जो हमारा टॉपिक है वो एंटीजन है। इसमें हम एंटीजन, एंटीजेनिसिटी, हैप्टेन, एडजुवेंट आदि के बारे में जानकारी देंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि एंटीजन क्या है, एंटीजन किसे कहा जा सकता है और एंटीजन का क्या आगे रोल रहेगा। तो इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत एंटीजन कोई मॉलिक्यूल या कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि किसी पैथोजन पे भी हो सकता है जो एंटीबॉडी या बी सेल या जो हम बी लिम्फोसाइट कहें उसके रिसेप्टर पर, जिसको हम बी सेल एंटीजन रिसेप्टर बोलेंगे, उस पर जोड़ सकें। ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सब्सटेंस जो कि लिम्फोसाइट के रिसेप्टर पे जुड़ रहा है वो इम्यून सिस्टम को भी प्रेरित करे। याद रखिए, एंटीजन मॉलिक्यूल जो है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी से बाइंड होने की एबिलिटी रखता है, बट इनमें से वो जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रेरित कर पाते हैं, इंड्यूस कर पाते हैं, हम उन्हें इम्यूनोजेन कहते हैं। तो आप एंटीजन और इम्यूनोजेन के अंतर जो अंतर है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि एंटीजन तो कोई भी पदार्थ जैसे प्रोटीन है, पेप्टाइड है, पॉलीसेकेराइड है, या किसी प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड से जुड़ा हुआ न्यूक्लिक एसिड या लिपिड जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो सकता हो, उसे तो हम एंटीजन कहते हैं। लेकिन सभी एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा नहीं कर पाते। जो एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा कर पाते हैं, प्रेरित कर पाते हैं, उन्हें हम इम्यूनोजेन कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जब हम एंटीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के एंटीजेंस हो सकते हैं, या हम ये कहें कि हम एंटीजन को दो प्रकारों में बांट सकते हैं। पहले वो एंटीजन जो कि हमारी खुद की शरीर में होते हैं, हमारी खुद की बॉडी में होते हैं, हम उसे ऑटो एंटीजन या सेल्फ एंटीजन कहते हैं। और जो बाहरी वातावरण से हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम नॉन सेल्फ कहते हैं। ये ओरिजिन के आधार पर हमने अंतर इसको किया। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करता है और अटैक करता है नॉन सेल्फ एक्सटर्नल एंटीजन को, और सेल्फ के प्रति प्रायः ज्यादातर केसेस के अंदर किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। इन जो बाहरी वातावरण से प्राप्त एंटीजन हैं इनको हम एक्सोजीनस एंटीजन भी कह सकते हैं। ये इनहेलेशन से, इंजेक्शन से आ पाते हैं। प्रायः इनका जो इम्यून रिस्पॉन्स हम देखते हैं इन एंटीजन के प्रति वो सब क्लिनिकल होता है, मतलब कि अधिकांश केसेस के अंदर किसी प्रकार का कोई सिम्टम या कोई लक्षण हमें क्लिनिकल व्यक्ति में नहीं दिखाई देता। रोज प्रतिरोज हम इस तरीके जो एंटीजन है उनके अगेंस्ट
लड़ते रहते हैं। इंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस आदि प्रक्रियाएं होती रहती हैं, एपीसी के ऊपर वो प्रेजेंट होते रहते हैं, हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होती रहती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, किलर सेल्स, माइक्रोफेजेस उनको इनकल्प करती रहती हैं, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जबकि जो सेल्फ एंटीजन है उनके अगेंस्ट हम बात करें तो जनरली उनके अगेंस्ट किसी प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस के अंदर खास तौर पे वायरल या इंट्रासेल्यूलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या कैंसर सेल के कारण अगर उसके प्रति इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो उस स्थिति में जो सेल सरफेस पे मार्कर्स होते हैं उन्हें एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल के जरिए कॉम्प्लेक्स करके एपीसी पे प्रेजेंट किया जाता है, जिसको साइटोटॉक्सिक सी सेल टी सेल जो कि CD8 प्लस होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं और उनका एपोप्टोसिस हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो कुछ जो नॉन सेल्फ एंटीजन हैं वो हेट्रो एंटीजन भी होते हैं, जो इन्फेक्शियस एजेंट जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथ हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस लाइक पोलन, पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं और केमिकल लाइक ड्रग्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रकार के एंटीजेंस हो सकते हैं। नाउ ये जो नॉन सेल्फ एंटीजन है, जो एलो एंटीजन है, ये अराइज होते हैं टिश्यू या सेल से, जेनेटिकली डिसिमिलर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज से, जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए। और इसके अलावा जो अन्य नॉन सेल्फ एंटीजन होते हैं, तीसरी कैटेगरी है हेट्रो, एलो और जीनो। हेट्रो का मतलब है टोटली बायोलॉजिकल सिस्टम से बाहर की चीज होगी, हमारा जो सिस्टम है बायोलॉजिकल उससे बाहर, जैसे आप देख रहे हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजन, हेलमिन, पोलन, पॉल्यूटेंट्स, ये हमारा जो बॉडी सिस्टम है, यानी कि जिस प्रकार का मेमेलियन सिस्टम है उससे बाहर के हो गए। एलो की हम बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि वो डिसिमिलर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज हो सकते हैं, टिश्यू या सेल से राइज हो सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, और जीनो एंटीजन जो कि डिफरेंट स्पीसीज से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, एलो तो डिसिमिलर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज और जीनो डिफरेंट स्पीसीज, तो तीन प्रकार के हो गए। नाउ अब आता है एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी क्या होती है? एंटीजेनिसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि हम जिससे कि के माध्यम से एंटीजन को डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटीजन दैट डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स मेड टू दैट एंटीजन। अब गुड एंटीजेनिसिटी या ये कहें हम दूसरे शब्द में कि अच्छा एंटीजन होने के लिए क्या आवश्यकता है, तो पार्टिकल जो भी है वो सब्सटेंस फॉरेन होना चाहिए, मतलब कि उसका जो ओरिजिन है नॉन सेल्फ होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर मास 10 किलो डाल्टन से ज़्यादा होना चाहिए, वो अगर पार्टिकुलेट फॉर्म में है या एग्रीगेट फॉर्म में है तो अच्छा रिस्पॉन्स उसके अगेंस्ट देखने को मिलेगा, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स प्रकार का होना चाहिए, उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, केमिकली कॉम्प्लेक्स होना चाहिए और बायोलॉजिकली वो चीज़ एक्टिव होनी चाहिए। ये गुड एंटीजेनिसिटी के लिए आवश्यक चीज़ें हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर जो एंटीजन होते हैं वो स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं, इस कारण आप देखेंगे तो इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग रीजन पाए जाते हैं जो एंटीजन के अंदर, जो कि प्रत्येक अपने आप में पर्याप्त होता है इम्यून सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए। ये सारे जो अलग अलग रीजन पाए जाते हैं एक ही एंटीजन पे, उन्हें हम एपिटोप या डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो इनमें से कुछ एपिटोप तो कुछ ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स तो करते, कुछ नहीं, तो जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हम उन्हें इम्यूनो डोमिनेंट एपिटोप कहते हैं। दूसरी चीज़ आती है हेप्टेन। हेप्टेन स्मॉल केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो स्वयं में खुद तो इम्यून रिस्पॉन्स को पैदा नहीं कर पाते, लेकिन जब ये किसी बड़े कैरियर प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये इम्यून सिस्टम को ह्यूमरल हो या सेल मिलेटेड उसको इलिसिट कर पा रहे थे, प्रेरित कर पाते हैं। जैसे कि कई सारी
रिएक्शंस, जो ड्रग रिएक्शंस होती है वो हेप्टेन्स के कारण होती हैं। तीसरी चीज है एडजुवेंट। ये वो सब्सटेंस होते हैं कि जब ये एंटीजन से जुड़ते हैं तो ये नॉन स्पेसिफिकली इम्यून रिस्पॉन्स को इन्हेंस करते हैं। तो ये जनरल इन्हेंसमेंट करते हैं इम्यून फंक्शन का। कई प्रकार के एडजुवेंट काम में लाए जाते हैं, जैसे फ्रूट्स एडजुवेंट्स, जो कि जल में ऑयल का मिश्रण है। फ्रूट्स कंप्लीट एडजुवेंट, इसके अंदर माइकोबैक्टीरिया, जो किल्ड माइकोबैक्टीरिया, उसे एमल्सन में रखा जाता है। इसके अलावा पीनट ऑयल भी एडजुवेंट के तौर पे काम करता है, जो कि लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है और एंटीजन प्रेजेंटेशन को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ साथ एडजुवेंट के साथ में आप एक और चीज पढ़ेंगे जो कि कहलाती है डिपो इफेक्ट। डिपो इफेक्ट का मतलब है कि जब स्मॉल क्वांटिटी एंटीजन की, जो कि स्लोली रिलीज हो रही है एंटीजन एडजुवेंट अमलगम में, तो इसके कारण लंबे समय तक एक एंटीजेनिक स्टिमुलेशन बना रहता है। इस प्रकार प्रभाव को हम डिपो इफेक्ट कहते हैं। एलम को जनरली हम प्राय वैक्सीन के साथ एडजुवेंट के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा लिपोसोम भी या स्कॉम, इम्यून स्टिमुलेटरी कॉम्प्लेक्स, ये भी एडजुवेंट होते हैं। जिन लिपोसोम एक्चुअली लिपिड मेम्ब्रेन की छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं। इसके अलावा कई मॉलिक्यूलर एडजुवेंट्स भी यूज किए जाते हैं, जैसे सीपीजी, मोटिफ, रिकॉम्बिनेंट इम्यूनोमोड्यूलेटरी, साइटोकाइंस वगैरह। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।